प्राचीन से वर्तमान की यात्रा में समझें वर्ण और जाति व्यवस्था की सच्चाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। भारत में जाति व्यवस्था को लेकर तमाम सारे मिथ हैं। एक तो भारत में बहुमान्य 4 जातियों की उत्पत्ति को लेकर ही है कि ये ब्रह्मा के द्वारा अपने शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा उत्पन्न की गई, मगर जब वास्तविक जगत में इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो तथ्य इसके उलट पाते हैं। क्योंकि अगर ब्रह्मा से वर्णों की उत्पत्ति सच मानी जाए तो भारतीय समाज में सिर्फ 4 ही जातियां होती, जबकि सत्य यह है कि देश में कुल 3000 से ऊपर जातियां हैं और कोई भी किसी का पेशा अख्तियार करने को स्वतंत्र है। कोई भी पेशा किसी भी जाति विशेष के लिए रूढ़ कभी नहीं रहा। ना ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ या शिक्षण परीक्षण से ही जुड़े रहे और न ही क्षत्रिय सदैव राजा ही रहे हैं। इसी तरह वैश्य भी हर वक्त व्यापार तक ही सिमटे नहीं रहे और ना ही शूद्रों का काम सिर्फ वही रहा जिन्हें कथित ऊंची जातियां समझती रहीं। सत्य तो ये है कि सभी जातियों ने यहाँ सभी काम किए। राजकाज में कथित शूद्र जातियों का दखल अति प्राचीन काल से ही रहा है। भारतीय इतिहास में जो पहला साम्राज्य मिलता है वो शूद्रों का ही था, जिसे नंद वंश कहा जाता था, और आचार्य चाणक्य ने नंद वंश को खत्म कर जिस मौर्य वंश की नींव रखी थी वो भी शूद्र वंश ही था। इसलिए ये मान लेना कि राजकाज सिर्फ क्षत्रियों के पास ही रहा, ये कहना गलत होगा। इसी तरह ज्ञान विज्ञान में नए नए आविष्कार से लेकर उनकी खोज में सभी जातियों के ज्ञानी लोगों का दखल रहा है। उपनिषद काल से ही दर्शन पर अन्य शूद्र जातियों का प्रवेश शुरू हो चुका था। आत्मा परमात्मा का दर्शन सबसे पहले क्षत्रियों ने ही निकाला और पुनर्जन्म का भी। ऋषि सत्यकाम जाबाली किसी भी ऊंची जाति के कुलवीर नहीं थे और ना ही ऋषि अरुण उद्दालक। इसी तरह स्त्रियों की भी दर्शन के क्षेत्र में खूब प्रतिष्ठा रही है, अपाला से लेकर गार्गी तक। मगर बाद के लोगों ने राजनीति से प्रेरित होकर समाज को बांटने की खातिर जातियों का रूढ़ रूप दिखाया। स्वयं महाभारत में कितनी ही जगह साफ साफ कहा गया है कि जातियां मनुष्य के कर्म के आधार पर ही तय होती हैं, जन्म से जाति तय नहीं होती। बुद्ध ने तो इसमें खूब जोर दिया है और समस्त बौद्ध जातकों में क्षत्रिय को सर्वोच्च मनुष्य माना जाता है, क्योंकि समाज को बांधे रखने का और उसे चलाने का काम उसके पास है। बौद्ध जातक तो कहते हैं कि जो भी राजकाज करता है वो क्षत्रिय है। जैन दर्शन में भी इस तरह बराबरी और जाति विहीन समाज की प्रतिष्ठा है। वहीं हिंदू दर्शन के तहत वैष्णव और शैव मतों के तमाम लोग तो जाति मानते ही नहीं हैं। बंगाल और पूर्व में वैष्णव मत के अधिष्ठाता चैतन्य महाप्रभु ने हिंदू दर्शन के तहत ही जाति पर चोट की और उनके मत के अनुयायी सभी वैष्णव कृष्ण के उपासक होते हैं और बगैर किसी जाड़ क्षत को ऊंची या नीची समझे सब साथ मिलकर खाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसका एक प्रमाण है। यही नहीं, उनके मत को जो आचार्य शंकर देव असम और बाकी के उत्तर पूर्व ले गए, उनके महापुरुषीय मत में भी जाति नहीं है। पूरा का पूरा मणिपुरी समाज वैष्णव है, पर उसके यहाँ जाति नहीं है। वहाँ के वैष्णव मतानुयायी लोग अपने मंदिरों में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनके यहाँ शादी विवाह और अन्य सामाजिक और धार्मिक कार्यों में किसी की भी जाति नहीं पूछी जाती। किसी भी मणिपुरी से अगर पूछिए तो वो अपनी जाति क्षत्रिय ही बताता है, क्योंकि उनके समाज में सिर्फ एक ही पहचान है और वो है क्षत्रिय जाति। इसी तरह दक्षिण भारत में 12वीं सदी में जो वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ, उसने अपने समाज को जाति मुक्त बनाया। यही नहीं, उनके यहाँ एक शिवलिंग गले में धारण करने की परंपरा शुरू की गई। ये एक तरह से ब्राह्मणों के जनेऊ के समतुल्य थी। उनके यहाँ कोई भी जाति नहीं है और समस्त वीर शैव समाज में परस्पर खान पान और शादी विवाह के रिश्ते हैं। यही कारण है कि वहां पर वीर शैवों का लिंगायत समाज बहुत ताकतवर है। यही नहीं, उनके यहाँ तो अपने शव को जलाने की बजाय उसे दफनाने की परंपरा है। वीर शैव आंदोलन के प्रेरणा शिवमूर्ति नाम का एक ब्राह्मण मंत्री था
और वो एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जिसमें व्यक्ति की नहीं, समाज की प्रतिष्ठा हो, और वो समाज इतना मजबूत हो कि परस्पर अलग अलग करने वाले तत्व बाहर हो जाएं। इसलिए उसने अपने समाज को नशा मुक्त करने और दृढ़ निश्चयी बनाने के लिए काफी कठोर कानून बनाए, और वो वीर शैव समाज दक्षिण भारत में सबसे सर्वाधिक ताकतवर समाज है। यूं तो दक्षिण भारत में कारीगर जातियों की इतनी प्रतिष्ठा रही है कि ब्राह्मणों के वर्चस्व वाला हिंदू धर्म वहां जातीय मामले में काफी उदार रहा है। वहां के चोल पांड्य या राष्ट्रकूट शासकों ने ना तो जातीयता को बढ़ावा दिया, ना समाज को संकीर्ण बनाने वाले किसी एक दर्शन को हुई सर्वोपरि माना। वहां पर ब्राह्मणी परंपरा वाले हिंदू धर्म और जैन धर्म की बराबर की प्रतिष्ठा रही है, और राजाओं ने सबके चैत्य और मंदिरों के लिए बराबर दान दिए। इसीलिए वहां पर समाज को जाति के खाने में बहुत बांटा हुआ नहीं पाते हैं। उत्तर भारत में जिस जाति व्यवस्था को बहुत रूढ़ रूप में देखते हैं, उसके विरुद्ध समय समय पर आंदोलन और समाज सुधारकों ने उसे तोड़ने के प्रयास भी किए। पंजाब का सिख आंदोलन भी समाज को जोड़ने की पहल थी। गुरु नानक ने हिंदू समाज की जातीय जकड़न को तोड़ा और अपने उपदेशों में हर धार्मिक संत के वचनों को प्रतिष्ठा दी। इसी तरह वहां पर गुरु नानक के बेटे श्री चंद महाराज द्वारा चलाया उदासीन आंदोलन भी था, जिसमें हर जाति के साधुओं की समान प्रतिष्ठा है, और उदासीन संप्रदाय किसी तरह की जाति व्यवस्था को नहीं मानता। शायद इसकी वजह यह भी रही हो कि पंजाब का कृषि समाज अपने अंदर जाति के आधार पर बंटवारा किए जाने के खिलाफ रहा हो। वैसे भी पंजाब भारत का वो इलाका है जिसने विदेशियों के हमले को सबसे ज्यादा बर्दाश्त किया है। इसलिए भी उसके अंदर किसी तरह के जातीय बंधनों को तोड़ देने की आकुलता सर्वाधिक रही है। मगर सत्य यह है कि पंजाब और हरियाणा के इलाके में जातीय बंधन सबसे पहले टूटे। हालांकि इसमें आर्य समाज आंदोलन का बड़ा असर रहा, और शायद इसीलिए पंजाब वो पहला प्रांत था जिसमें स्त्री शिक्षा को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला, और समता मूलक समाज बनाने की प्रेरणा भी यहीं से मिली। इसलिए जाति को रूढ़ बनाने की कोशिश समाज को जड़ बनाना है। समाज स्वयं चलायमान होता है, और वो अपने अंदर किसी की भी सुप्रीमेसी बर्दाश्त नहीं कर पाता। समाज से ही प्रगति होती है, और प्रगति के लिए जाति बंधन टूटते ही रहते हैं। इसी तरह व्यक्ति अपना पेशा अपनी सुविधा से ही चुनता है, ना कि किसी परंपरा या किसी जाति विशेष में जन्म लेने से। यह कोई आज से नहीं बल्कि वर्षों से होता आया है। इसलिए ये मान लेना कि अमुक जाति ही श्रेष्ठ रही है, ये महज मिथ है।